जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम 15 मई 2023 के एसएससी एमटीएस में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके एवं करंट अफेयर का क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर का पुत्र कौन था। तो देखिए, जहांगीर के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे जहांगीर के। पहला पुत्र था खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम और चौथा जो था शहरयार था। तो देखिए, इन चारों में से जो भी नाम जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के 4 पुत्र थे और ऑप्शन में आपके इन्हीं चारों पुत्रों में से किसी एक का नाम दिया था, तो आपको उसी का टिक करना था, तो आप मिला लीजिएगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था कि 130 से 135 के बीच शक वंश का प्रतापी शासक कौन था। ठीक है, तो 130 से 135 के बीच जो बताना है कि शक वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो देखिए, 130 ईस्वी में जयदमन का पुत्र रुद्रदमन उज्जैन का शासक बना। रुद्रदमन शक शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। तो देखिए, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो रुद्रदमन होगा। रुद्रदमन जो कि शक वंशों के सबसे प्रतापी शासक था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रुद्रदमन किसका पुत्र था, तो रुद्रदमन जो था वह जयदमन के पुत्र था। अब देखिए, इसका शासनकाल भी पूछ सकता है। तो इसका शासनकाल कब से कब था? तो 130 से 150 ईस्वी के बीच में रुद्रदमन का जो शासन था। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद से डेली हर शिफ्ट में कम से कम 2 प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आप सभी अनुच्छेद को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त हुई है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए, इस विधेयक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय अंटार्कटिका प्राधिकरण IAA की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जो निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा, और यह इस विधेयक के तहत अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या था कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अलकनंदा, यह जो प्रश्न है, अलकनंदा से मिलकर भागीरथी कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए, भागीरथी नदी दो नदियों के मिलने से बनता है, तो उसी में बताना था कि अलकनंदा से मिलकर भागीरथी कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले से एक कस्बे और नगर पंचायत है। ठीक है, यहाँ अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग 5 संगम में से अंतिम है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। तो देखिए, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उस नदी को वहाँ पे क्या कहा जाता है? तो उसको देवप्रयाग कहा जाता है। और उसके बाद दोनों नदियों गंगा के रूप में बहती है। तो अलकनंदा से मिलकर भागीरथी कौन सी नदी बनाती है? तो देवप्रयाग। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है, तो वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो देखिए, बराबर की गुफाएं क्वेश्चन पूछा था कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, बराबर की गुफाएं जो है भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं, मतलब वहाँ पे स्थित यह गुफाएं हैं, और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा है। तो बराबर की जो गुफाएं है बौद्ध, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन रहा है आपका कि बराबर की गुफाएं एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा कि यह भारत के बिहार राज्य में है, और तीसरा कि इसको जो सबसे पुरानी गुफाएं कहा जाता है, और यह चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो देखिए, 31 जुलाई 2015 को 2022 में ओलंपिक शीतकालीन खेलों के लिए बोली जीतने के बाद बीजिंग ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। तो बीजिंग कहाँ है? तो चीन में। तो चीन देश हो गया और ये शहर बीजिंग हो गया। ठीक है, तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक जो खेल था यह चीन के बीजिंग में संपन्न हुआ था। देखिए, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो देखिए, 2011 में जो जनगणना हुआ था वह हमारा 15वीं जनगणना था, स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना थी। और ठीक है, इसके अनुसार जो जनसंख्या का 1.2 अरब है,
भारत की जनसंख्या 1.21 अरब है। और शहरीकरण की बात करें तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि 31.16% 16 राइट आंसर होगा, जो कि शहरी जनसंख्या निवास करती है। शहरों में मतलब इतनी जनसंख्या टोटल, इतनी जनसंख्या का इतना प्रतिशत जो है शहरों में निवास करती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री महिला योजना कब शुरू हुआ था। तो देखिए महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना 1986 से 87 में शुरू की गई थी, जिसके उद्देश्य गरीब ग्रामीण और शहरी महिलाओं का विकास करना है। योजना केंद्र सरकार और क्रियान्वयन संस्था द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री महिला जो योजना का शुरुआत है वह कब किया गया था, तो 1986 से 87 में शुरू किया गया था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि SAI का पूछा था कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो SAI का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय खेल प्राधिकरण। इंग्लिश की बात करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म SAI का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए क्वेश्चन में या तो इस तरह से पूछा होगा या फिर पूछा होगा कि SAI में आई का मतलब क्या होता है। तो आई का मतलब क्या होता है, तो आई मतलब इंडिया होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आता है गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए गणगौर त्यौहार जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र का एक त्यौहार है जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय तीज को आता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है अगला शिफ्ट में कि गणगौर जो त्यौहार है यह राजस्थान के अलावा और कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आपका इसके अलावा यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय तीज को यानी तीज को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम को बढ़ाने में किसका योगदान था। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है क्लियर नहीं हो पाया था। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि भारतनाट्यम नृत्य जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भरतनाट्यम का खुलासा भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक एक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है यह क्लियर नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लक्ष्मण महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए नृत्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो देखिए नृत्य लक्ष्मण महाराज जो है इनका जो नृत्य है कथक नृत्य से यह संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि पद्म विभूषण पुरस्कार भरतनाट्यम से संबंधित 2005 में किसे मिला था। तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया था। ठीक है, देखिए कोशिका केंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका केंद्र के आपस में टूटने पर किसका विभाजन होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल होता है का चरण एक चरण होता है। ठीक है, विभाजित होने पर कोशिका मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिका पुत्री कोशिका कहलाती है। तो देखिए कोशिका केंद्र के आपस में टूटने पर जो जिसका विभाजन होता है किसका होता है, तो मृत कोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाएं के पुत्री कोशिका कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन क्या है। तो देखिए समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्र युक्त कोशिका यूकोरियोटिक सेल का नाभिक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं यानी कोशिका में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो इसमें जो कोशिकाओं का दो संतति मतलब एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन कहते हैं उसको। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स स्कीम के उत्प्रेरक को किस नाम से बेचा गया है। देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर इन बताना है कि जो स्कीम है इस स्कीम के उर्वरकों को किस नाम से बेचा गया था। देखिए अक्टूबर महीने से पूरे देश में यूरिया और DAP सिंगल ब्रांड भारत के नाम से बेचे जाएंगे। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसानों को तेज़ी से खाद की डिलीवरी संभवतः हो सकेगी और साथ ही सब्सिडी पर होने वाला खर्चा में भी बचत होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम में उर्वरकों को किस नाम से बेचा जाएगा, तो भारत के नाम से बेचा जाएगा। तो चलिए आज के शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन उपलब्ध हो पाया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इस तरह के जो एनालिसिस कराया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।